क्लास 7th लेसन नंबर 10 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन। ये यहाँ पर मानचित्र नंबर 1 दिखा रखा है। इसमें इसको अच्छी तरह से देखिए और यहाँ पर मानचित्र नंबर 2 दिखाया गया है। इनमें अगर आप इनको ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के दौरान उपमहाद्वीप में कुछ विशेष रूप से महत्वपूर्ण घटनाएं घटी और अनेक स्वतंत्र राज्यों के उदय से अर्थात अनेक स्वतंत्र राज्यों का जन्म होने से मुगल साम्राज्य की सीमाएं किस तरह से बदलती गई, अर्थात उनकी जो कंट्रोल में जो राज्य थे उनके कंट्रोल अब दूसरी शक्तियों ने ले लिया था, जैसे अंग्रेज। आप ये भी देखेंगे कि 1765 तक एक दूसरी शक्ति यानी ब्रिटिश सत्ता ने पूर्वी भारत के बड़े हिस्से को सफलतापूर्वक हड़प लिया था। ये मानचित्र हमें ये दिखाते हैं कि 18वीं शताब्दी एक ऐसी अवधि थी जब भारत में राजनीतिक परिस्थितियां एक छोटे समय अंतराल में बड़ी तेजी से बदलनी शुरू हो गई। अर्थात ये वो टाइम था जब मुगलों से शासन सत्ता अंग्रेजों के हाथ में धीरे धीरे आनी शुरू हो गई थी और ये बदलाव मुगलों के अयोग्य उत्तराधिकारियों के कारण हुए, क्योंकि औरंगजेब के बाद कोई भी योग्य मुस्लिम शासक नहीं बना। इसलिए अंग्रेजों को मौका मिला और उन्होंने धीरे धीरे इसको अपने अंडर में ले लिया। आप देख सकते हैं कि 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध, जैसे जब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो चुकी थी से लेकर 1761 तक जब पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई, इस दौरान महाद्वीप में इस उपमहाद्वीप में उत्पन्न हुई अनेक राजनीतिक शक्तियों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। यानी 1707 से लेकर 1761 तक क्या क्या परिवर्तन हुआ इसके बारे में हम नॉलेज प्राप्त करेंगे। और ये उपमहाद्वीप को बताया गया है जिस भारत के साथ लगते भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सारे के सारे इनको मिलाकर अफगानिस्तान, ये सारे एक उपमहाद्वीप का निर्माण करते हैं। अब है भी शुरुआत इस चैप्टर की। मुगल साम्राज्य और प्रवर्ती मुगलों के लिए संकट की स्थिति। प्रवर्ती का मतलब होता है जो आगे आने वाली पीढ़ी है उन मुगलों के लिए। लेसन नंबर 4 में हमने देखा था कि मुगल साम्राज्य अपनी सफलता की ऊंचाई पर किस प्रकार पहुंचा था और फिर 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में उसके सामने किस किस तरह के संकट खड़े होने लगे थे। ऐसा अनेक कारणों से हुआ, जैसे बादशाह औरंगजेब ने दक्कन में 1689 से लंबी लड़ाई लड़ते हुए साम्राज्य के सैन्य और वित्तीय संसाधनों को बहुत अधिक खर्च कर दिया गया था। औरंगजेब ने दक्कन साइड में अपना अधिकार क्षेत्र बढ़ाने के लिए वहाँ पर सारी जो वित्तीय संसाधन थे और सैनिक सत्ता थी उनको वहीं इन्वेस्ट कर दिया, अर्थात सारा का सारा जो पैसा, धन दौलत, सैनिक साजो सामान था वो वहीं पर काम करने के लिए लगा दिया। औरंगजेब के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में साम्राज्य के प्रशासन की कार्यकुशलता समाप्त होने लगी थी। जो मैंने पहले बताया था कि औरंगजेब के बाद जो उत्तराधिकारी बने उसमें साम्राज्य वो प्रभावी ढंग से विकास नहीं कर पाया और मनसबदारों के शक्तिशाली वर्गों को वश में रखना केंद्रीय सत्ता के लिए कठिन हो गया। मनसबदारों के बारे में अपने लेसन नंबर 4 में पढ़ा है। ये मनसबदार शासकों से ज़्यादा शक्तिशाली हो गए, इनको अपने नियंत्रण में रखना अब दिल्ली की सत्ता के लिए मजबूर कठिन काम हो गया था। सूबेदार के रूप में नियुक्त अभिजात अक्सर राजस्व और सैन्य प्रशासन अर्थात दीवानी और फौजदारी दोनों पर नियंत्रण रखते थे। इससे मुगल साम्राज्य के विशाल क्षेत्रों पर उन्हें विस्तृत राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य शक्तियां मिल गई थी।
क्योंकि दोनों प्रकार के मामले देखते थे, ये दीवानी और फौजदारी, तो इनका बहुत ज़्यादा प्रशासन पर नियंत्रण था। जैसे जैसे सूबेदारों ने प्रांतों पर अपना अधिकार क्षेत्र मजबूत किया, राजधानी में पहुंचने वाले राजस्व की मात्रा में कमी आती गई, क्योंकि ये भी अपना प्रभाव दिखाना चाहते थे और जो शासक था उसकी तरफ ये कम, उसके आदेश की तरफ कम ध्यान देते थे, उसकी अवहेलना करते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि शासक इतना ताकतवर नहीं है। इसलिए राजस्व में कमी आती गई। जो राजस्व केंद्र तक पहुंचता था उसमें भारी कमी आने लगी। उत्तरी और पश्चिमी भारत के अनेक हिस्सों में हुए जमींदारों और किसानों के विद्रोह के कारण भी, जिसमें किसान आंदोलन भी शामिल थे, इन आंदोलनों को, इन समस्याओं को और अधिक गंभीर बना दिया। कुछ तो मनसबदारों की वजह से, कुछ और दूसरे प्रशासनिक अधिकारी थे, उनकी वजह से समस्याएं बन रही थी। और नेक्स्ट है, उत्तर और पश्चिमी भारत के अनेक हिस्सों में जमींदारों और किसानों के बीच में विद्रोह हुए, किसान आंदोलन हुए, ये समस्या और गंभीर हो गई। कभी कभी ये विद्रोह इतने मजबूत हो जाते थे कि सरकार को, अपनी सेंट्रल को अपनी हार माननी पड़ती थी। कभी कभी ये विद्रोह बढ़े हुए टैक्स के विरुद्ध होते थे और कभी कभी शक्तिशाली सरदारों के द्वारा अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए होते थे। विद्रोह के मुख्य कारण क्या थे भी? टैक्स बढ़ाना सरकार द्वारा उसके विरोध में, और कभी कभी शक्तिशाली सरदार जो थे वो अपने आप को मजबूती प्रदान करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ते थे, अर्थात दिल्ली में बैठी सत्ता को चुनौती देते थे। अतीत में ये विद्रोही समूह ने भी मुगल सत्ता को चुनौती दी थी, परंतु अब ऐसे समूहों के अधिक संसाधनों का प्रयोग अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए किया जाने लगा। जिस तरह के धीरे धीरे राजनीतिक, आर्थिक सत्ता प्रांतीय सूबेदारों, स्थानीय सरदारों और अन्य समूहों के हाथ में आ रही थी, औरंगजेब के उत्तराधिकारी इस बदलाव को रोक नहीं सके। इस आर्थिक व राजनीतिक संकट के बीच ईरान के शासक नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर हमला किया और संपूर्ण नगर को लूट लिया और भारी मात्रा में वह धन दौलत लेकर गया। नादिर शाह के आक्रमण के बाद अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली ने भी आक्रमणों का झड़ी लगा दी। लगातार एक के बाद एक आक्रमण करता रहा। उसने 1748 और 1761 के बीच 5 बार उत्तरी भारत पर आक्रमण किया और लूटपाट मचाई। साम्राज्य पर सब ओर से दबाव पड़ रहा था। अभिजातों के विभिन्न समूहों की पारस्परिक प्रतिद्वंदता ने उसे और भी कमजोर बना दिया था। जो अभिजात थे वो 2 गुटों में बटे हुए थे, ईरानी और तुरानी, अर्थात तुर्क मूल के ईरानी और तुरानी। काफी समय तक परवर्ती मुगल बादशाह इनमें से एक या दूसरे के समूह की हाथों की कठपुतली बने रहे। बेहद अपमानजनक स्थिति तब पैदा हो गई जब 2 मुगल बादशाहों, फर्रुखशियर जिसका शासनकाल 1713 से 1719 तक था, और आलमगीर द्वितीय 1754 से 1759, इन दोनों की हत्या हो गई थी। और 2 अन्य बादशाहों, अहमद शाह जिसका शासनकाल 1748 से 1754 तक था, और शाह आलम द्वितीय को उनके अभिजातों ने अंधा कर दिया था। तो समस्या यहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरनाक मोड में हो चुकी थी। तो इस वजह से नए राज्यों को उभरने का मौका मिला, क्योंकि जो मुगल शासक थे उनको किसी न किसी तरह से ख़त्म कर दिया गया, उनकी हत्या कर दी गई और अपना दबदबा दूसरे छोटे राज्यों ने बनाए रखा, जिसमें कंट्रोल मुख्य रूप से अंग्रेज अधिकारियों का ही था। तो एक ये पॉइंट और बचता है अभी, भरपूर फसल और खाली तिजोरियां। उस समय के लेखक ने साम्राज्यवाद के द्वितीय दिवालेपन का वर्णन किया है। बड़ा जमींदार निस्सहाय और निर्धन हो गए हैं। उस किसान
उनके किसान वर्ष में 2 फसलें उगाते हैं, लेकिन उन्हें दोनों में से कुछ नहीं मिलता। उनके स्थानीय गुमास्ते एक तरह से किसानों के हाथ की कठपुतली बने रहते हैं, जैसे कि स्वयं किसान अपने ऋणदाता के वश में रहता है, जब तक कि यह साहूकार का कर्जा नहीं चुका देता। इस प्रकार संपूर्ण अर्थव्यवस्था और प्रशासन इतना चकनाचूर हो गया है कि किसान अपनी फसल के लिए मानो सोना बटोरता है, लेकिन उसके मालिक जमींदार को एक तिनका टुकड़ा भी नहीं देते। ऐसी हालत में जमींदार सशस्त्र सेना कैसे रख सकता है? जिनको जिनकी उससे आशा की जाती है, वे अपने सैनिकों को लड़ाई के समय जो उनके आगे के चलते हैं, घुड़सवारों को जो उनके ठीक पीछे चलते हैं, पैसे कहाँ से देंगे? क्योंकि वे ही पैसे पैसे के लिए तरस रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स।